नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर की तरफ से मैं कमल शर्माराही आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 विश्व की प्राचीन सभ्यता का पहला भाग पढ़ा था हमने, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय उत्खनन के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय दिया था। ये 5-7 हजार साल पुरानी है और यह सिंधु सरस्वती उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई और ये मिट्टी के टीलों में दबी हुई सभ्यता थी और 3250 से 2750 तक इस सभ्यता का चरम काल था और 2750 के बाद इसका अवसान प्रारंभ होगा और ऐसा माना जाता है 1500 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। इस सभ्यता के उत्खनन के बारे में हमने चर्चा की थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी, जो पंजाब के मांडगोमरी जिले के हड़पा नगर से प्रारंभ हुई थी, जो रावी नदी के किनारे था। उस समय ये पंजाब प्रांत भारत में था, लेकिन वर्तमान में ये हड़प्पा नामक स्थान जो है पाकिस्तान में स्थित है। एक साल बाद ही सन 1922 में राखाल दास बनर्जी, ये भी पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने सिंध के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी के किनारे इसकी दूसरी खोज की। इस प्रकार से दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई और राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहते हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। आज हम देखते हैं कि इसको विकसित हुआ। देखिए, अब तक भारत में इसके 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 1947 के बाद में देखा जाए तो 900 स्थल इसके भारत में रह गए, 600 स्थल पाकिस्तान में रह गए हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की स्थिति है। 1953 में देखिए, पुरातत्ववेत्ता अमलानंद घोष ने राजस्थान में 25 स्थानों की ओर खोज की थी इसने। अब खास जो बताया था मैंने, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे ना, उसी प्रकार से पंजाब में रोपड़, वाड़ा, संभोल, गुजरात में रंगपुर, धोलावीरा, लोथल और रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली, मीताथल और राजस्थान में कालीबंगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र है इसके, जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से जानते हैं। हमने पिछली कक्षा में इसको अलग अलग नामों से पढ़ा है। आज हम देखते हैं इसके क्या विशेषताएं थी इसकी। हम देखें आज के लेसन में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता प्राचीन और व्यवस्थित सभ्यता थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग अपने आप में बहुत ही अच्छे विचारों के, अच्छी संस्कृति के और अच्छे नियोजक थे। हम इनकी विशेषताओं को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। आज के इस लेसन में हम पढ़ते हैं इसकी पहली विशेषता, नगर नियोजन व्यवस्था। अब देखिए, उस जमाने के जो लोग थे बहुत ही अच्छे वास्तुशास्त्री थे, बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे। तो यहाँ देखिए, नगर नियोजन की कुछ विशेषताओं पे आज चर्चा करूंगा। हमारे इस लेसन में, आज के लेसन में हम बात करेंगे नगर आवास योजना की, हम सड़क व्यवस्था की, हम बात करेंगे नगर सफाई की, जल निकासी की, स्वच्छता के प्रबंध की और इसके अलावा कुछ और निर्मितियां थी, इसकी प्राचीर कैसी थी, या धातु पिघलाने वाली भट्टियों के बारे में, यज्ञ वेदियों के बारे में, विशाल सदनागारों के बारे में, अनागृहों के बारे में, विशाल भवनों और बड़ी इमारतों के बारे में जिनके भग्नावशेष मिले हैं। तो प्रारंभ करता हूं मैं सबसे पहले नगर नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े अच्छे वास्तुकार थे। उस समय आज से 5000-7000 साल पहले के लोग इतने व्यवस्थित थे, इतने सुलझे हुए थे, उन्होंने कितनी अच्छी नगरीय योजना बनाई थी, जो आज भी उस समय के अवशेष जो है
वो आज भी हमें मार्ग या हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नगर आवास योजना। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की सबसे पहली विशेषता थी आवास योजना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बने हुए थे वे बहुत ही उम्दा तरीके से बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, गारे से बने हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि मुख्य सड़कों के तरफ उनके मुख्य द्वार न होकर उनके द्वार पीछे वाली तरफ होते थे, ताकि लोक लाज का भी ध्यान रहे। यानी कि उन घरों का जो मुख्य द्वार होता था वो मुख्य सड़कों पे न खुल करके पीछे वाली सड़कों पे खुलता था और बड़ी व्यवस्थित नगरी होती थी। उस समय के प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी एक अच्छे नगर नियोजक थे। उनकी आवास योजना, उनकी जल निकासी योजना एक उस समय के अच्छे वास्तु शास्त्र का उदाहरण है। फिर बात करते हैं सड़कों की। सिंधु घाटी सभ्यता में आवास व्यवस्था के साथ साथ सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सड़कें कच्ची पक्की दोनों प्रकार की हुआ करती थी। स्थानीय सड़कें भी थी, बड़ी सड़कें भी थी, विशाल नगरों को जाने वाली सड़कें भी थी, जिसे हम राजमार्ग कहते हैं, राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। उन सभी की व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी। सड़कें संपूर्ण को काटती होती थी। ईंटों से बनी हुई पक्की सड़कें हुआ करती थी। सड़कों के दोनों ओर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी और सड़कें लगभग 30 फीट के आसपास चौड़ी भी हुआ करती थी। तो वहां की सड़क व्यवस्था अपने आप में एक अच्छी पहचान हुआ करती थी नगर नियोजन योजना की। फिर बात करता हूं मैं नगर की सफाई की। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी सफाई पसंद थे। उनकी सड़कें साफ सुथरी हुआ करती थी। सड़कों के किनारे पेड़ लगे होते थे। घरों का गंदा पानी सड़कों पर नहीं आए इसलिए पक्की नालियों की व्यवस्था थी और सफाई घरों की, नगर की, सड़कों की, आम रास्तों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी सफाई की। फिर आता है जल निकासी। घरों के जल निकास के लिए पक्की नालियां बनी होती थी। नालियां ईंटों की बनी होती थी और उनके जो मकान है वो ईंट और गारे के बने होते थे। इन नालियों का पानी एक गड्ढों में गिरता था, जिसे गड्ढर के नाम से भी जानते थे, और कहीं कीचड़ न हो इसलिए भी अच्छी व्यवस्था थी वहां पर। नगर नियोजन के साथ साथ स्वच्छता की विशेष व्यवस्था थी। स्वच्छता का विशेष प्रबंधन किया हुआ था। अब बात करते हैं नगर नियोजन के अंदर ही कुछ वीर निवृत्तियों की। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से, उनकी खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, वहां कुछ अवशेष मिले, उसमें वहां के नगरों, जो मुख्य नगर होते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, तो इनकी गड़ी वाली प्राचीर होती थी। गड़ी वाली जानते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी किलेबंदी की, ताकि दुश्मन द्वारा शत्रु के समय भी बचा जा सके। तो प्राचीरें यानी दीवारें भी उसकी एक अपनी विशेषता थी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से कुछ अवशेष भट्टियों के भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि धातु को गलाने के काम ली जाती थी और सिंधु घाटी सभ्यता में जिन जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता था उन सभी धातुओं को पिघलाने के लिए भट्टियों के भी अवशेष मिले हैं। यज्ञ वेदियों के भग्नावशेष मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वहां पर खुदाई में कुछ मूर्तियां भी मिली है, पुजारी की मूर्ति भी मिली है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति भी मिली है। इन प्राचीन अवशेषों से, मूर्तियों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। तो वे यज्ञ अनुष्ठान वगैरह किया करते थे। यज्ञ अनुष्ठान की कुछ यज्ञ विधियां भी वहां से प्राप्त हुई है। फिर आती है विशाल स्नानागार। यहाँ की नगर योजना की बहुत ही बड़ी विशेषता थी वहां के विशाल स्नानागार।
खुदाई से प्राप्त कुछ स्थानों पर विशाल स्नानागार मिले हैं। विशाल स्नानागार कई चीजों के प्रतीक है। पहले विशाल स्नानागार की विशेषता बताता हूं। विशाल स्नानागार के अंदर कुछ जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती थी, जल संग्रहण के लिए कुंड बना होते थे, और इन स्नानागारों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सामूहिक उत्सव या सामूहिक कार्यक्रम के लिए भी इन स्नानागारों का प्रयोग किया जाता होगा। इन स्नानागारों के अवसर से यह नहीं लगता होगा कि व्यक्तिगत या परिवार के लिए इनका प्रयोग किया गया है, लेकिन सामूहिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इनका प्रयोग किया गया है। फिर आता है विशाल अनागार। विशाल अनभंडार या अनागार के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि सिंधुवासी कृषि कार्य करते थे, और उनकी कृषि कार्य इतनी कृषि संपन्नता थी, और शायद वह सहकारिता से भी परिचित थे, ताकि विशाल अनागार से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपने अन्न को एक जगह पर एकत्रित करके बाजारों में बेचते थे। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया, तदला, मिस्र, इन सभ्यताओं से उनके व्यापारिक संबंध थे, और इन अनागार के से यह अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये अपने अनाज को एक जगह संग्रहित करते थे और उसके बाद ये बाजारों में बेचते थे। बड़े विशाल भवन मिले हैं। बड़े विशाल भवन से भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सामूहिक जीवन जीते थे, या एकांकी परिवार नहीं थे। यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, ताकि विशाल बहुमंजिला, दो मंजिला इमारतें भी मिली है, बड़ी इमारतें मिली है। तो आज हमने इस कक्षा के अंदर हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता पढ़ी है, नगर नियोजन, और नगर नियोजन के विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया। आप इसके नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये जान के इसकी जो भी विशेषताएं हैं नगर नियोजन के बाद जो उसका सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, उन सभी के बारे में हम अगली कक्षा में आपसे चर्चा करेंगे। हम मिलते हैं अगले भाग 3 में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।